कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को स्कूल में देखते हैं जो अपने कानों में हेडफोन लगाकर छाता लेके घर की तरफ निकल रहा था। काफी देर पैदल चलने के बाद वो एक स्टेशन पर रुकता है जहां उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जो अपनी ट्रेन आने का इंतजार कर रही थी। पता नहीं क्यों ये लड़का इस लड़की को देखकर काफी हैरान था। तभी स्टेशन पर एक अनाउंसमेंट होती है, असुविधा के लिए खेद है, एक हिरन के ट्रेन से टकराने पर गाड़ी 30 मिनट देर से आएगी। जिसके बाद वो लड़का फिर से उस लड़की को घूरने लगता है, जिससे अनकंफर्टेबल होकर वो लड़की उससे कहती है, ऐसे घूरना बंद करो, तुम बहुत क्रीपी लग रहे हो। इसके जवाब में वो लड़का कहता है, मैंने तुम्हें पहले कभी यहाँ नहीं देखा, वैसे ट्रेन यहाँ अक्सर लेट हो जाती है। जिसके बाद वो लड़का उस लड़की को अपना छाता देते हुए कहता है, देख के लगता है तुम अपना बैग गीला नहीं होने देना चाहती, इसलिए तुम ये ले सकती हो। और वैसे भी मेरी कोई फिक्र नहीं करता और मेरा घर स्टेशन के पास में ही है, लेकिन अगर तुम भीग गई तो तुम्हारे फैमिली जरूर परेशान होगी। ये सुनकर वो लड़की कहती है, मेरी फैमिली नहीं है। पर वो लड़का इसका इनसेंसिटिव जवाब देता है, वाह ये तो काफी अच्छी बात है। ये सुनकर वो लड़की हैरान हो जाती है और उससे वो छाता ले लेती है और साथ में वो उसका नंबर मांगती है ताकि वो उसका छाता उसे वापस लौटा सके। फिर वो एक दूसरे को अपना नंबर देते हैं, जिससे हमें उन दोनों का नाम पता चलता है। उस लड़के का नाम होता है कारू और उस लड़की का नाम होता है आंसू। फिर सीन चेंज होता है और हम कारू को घर से निकलते हुए देखते हैं। वो रोज की तरह ट्रेन से स्कूल जा रहा था। स्कूल पहुंचने के थोड़ी देर बाद उसे एक सरप्राइज मिलता है, क्योंकि आंसू उसके स्कूल की नई स्टूडेंट थी जो कि टोक्यो से यहाँ आई थी। जब टीचर उसे अपना इंट्रोडक्शन देने को बोलती है तो वो साफ मना कर देती है और सिर्फ कारू से बात करके अपनी सीट पर जाके बैठ जाती है, जिससे पूरी क्लास में हंगामा हो जाता है कि आखिर ये दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं। इवन कारू का फ्रेंड सूर्य तो एकदम क्रेजी हो जाता है और कहता है, ये क्या हो रहा है भाई, और तू उसको कैसे जानता है। फिर क्लास शुरू हो जाती है और ब्रेक टाइम में कुछ लड़कियां उससे दोस्ती करने के लिए उसे अप्रोच करती हैं, पर आंसू उनसे बात करने से साफ इनकार कर देती है। जिसके बाद कुछ लड़के भी अपना लक आजमाते हैं, पर वो पूरी तरह फेल हो जाते हैं। ये सब देखते हुए सूर्य कारू से कहता है, भाई ये गे है भाई, इसे अप्रोच ही नहीं कर सकते भाई। तभी वहाँ मुहारू नाम की लड़की की एंट्री होती है, जो शायद खुद को लड़कियों की लीडर समझती थी। उसे आंसू का यूं इग्नोर करने वाला एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं आता और इसलिए वो गुस्से में आंसू के हाथ से बुक ले लेती है और हमें पता चलता है वो कोई नॉवेल नहीं बल्कि मांगा पढ़ रही थी। सब लोग उसकी मांगा का मजाक उड़ाने लगते हैं, जो आंसू को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। पर हद तो तब हो जाती है जब मुहारू उसकी मांगा जानबूझकर नीचे गिरा देती है। इससे आंसू को गुस्सा आ जाता है और वो मुहारू के चेहरे पर एक जोर का पंच मारती है, जिससे उसकी नाक से खून निकलने लगता है। इससे पूरी क्लास में हंगामा मच जाता है। इवन कारू के चेहरे पर भी डर साफ झलक रहा था। जिसके बाद हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है, जिसमें हम कारू की छोटी बहन केरन की तस्वीर देखते हैं, जिसकी बचपन में एक हादसे से डेथ हो गई थी। इसलिए कारू वहां बैठकर उसके लिए प्रे करता है। जब रात को कारू अपने बेड पर लेट के गाने सुन रहा था, तभी उसे कुछ टूटने की आवाज आती है। वो देखता है शराब के नशे में उसका पिता कुछ भी बक रहा था। कारू को देखने के बाद उसका बाप कारू को बाल से पकड़ के दीवार से दे मारता है और उससे कहता है, ये सब तेरी गलती है, तेरी वजह से कैरन की मौत हुई। जब देखो कानों में हेडफोन लगाकर गाने सुनता रहता है, तो मर भी जाए ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैसे भी करके मेरी कैरन मुझे वापस कर। ये सब सुनकर कारू वहाँ से भागने लगता है। वो भागता ही रहता है, रुकने का नाम नहीं लेता और फाइनली वो एक रेलवे ट्रैक के पास आके रुकता है। वहाँ से न जाने क्यों वो टनल की ओर जाने लगता है। तभी अचानक उसके पीछे से ट्रेन आ जाती है और जल्दीबाजी में बचने के लिए वो वहाँ से नीचे कूद जाता है। जिसके बाद वो आगे बढ़ने लगता है और उसके पैर एक और मिस्टीरियस टनल के पास आकर रुकते हैं। क्यूरियोसिटी में जब वो टनल के अंदर जाता है, वो वहाँ के खूबसूरत नज़ारे को देखकर उसके मुंह से सिर्फ कॉम्प्लीमेंट निकल रहे थे। वो धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ने लगता है। तभी अचानक उसे ठंड लगने लगती है और उसकी नजर किसी चीज पर पड़ती है। वहाँ पहुंचकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि उसके सामने वो जो जूता देखता है वो किसी
और का नहीं बल्कि केरन का होता है। कंफ्यूज होकर वो खुद से ये सवाल करने लगता है, आखिर ये यहाँ क्या कर रहा है। अपने सवालों का जवाब ढूंढने के लिए वो केरन का नाम लेते हुए आगे दौड़ने लगता है, जहाँ उसकी मुलाकात एक पैरट से होती है। वो फिर से हैरान हो जाता है क्योंकि वो पैरट पहले ही मर चुका था। डर के मारे वो उस टनल के एंट्रेंस की ओर भागने लगता है और बाहर आकर अपने हाथों को देखकर खुद से ये कहता है, ये कोई सपना नहीं है, ये असली है। घर आकर वो उस तोते को पिंजरे में डाल देता है। तभी वो गलती से कुछ आवाज कर देता है, जिसके कारण उसके डैड को पता चल जाता है कि वो घर आ चुका है। कारू का बाप सीधा उसके रूम में आकर उसे गले लगा लेता है और उससे कहता है, मुझे माफ कर दो कारू, मैं उस रात नशे में था, पता नहीं मैं क्या करता। अगर मैं तुम्हें भी खो देता तो प्लीज आगे से ऐसा कुछ भी मत करना। वैसे तुम किसके घर पर थे? ये मत बोलना कि तुम सड़क पर सो रहे थे। फिर कारू कहता है, नहीं, मैं बस बाहर थोड़ा टहलने गया था। ये सुनकर उसका डैड नाराज हो जाता है। वो कहते हैं, कोई बात नहीं, अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहते हो तो, पर आगे से तुम एक हफ्ते के लिए गायब हुए तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। कारू ये सुनकर हैरान हो जाता है और तारीख देखने के लिए अपना फोन देखता है, लेकिन उसकी बैटरी नहीं होती। चार्ज पे लगाने के बाद वो देखता है एक हफ्ता हो चुका है। उसको काफी सारे मैसेज आ रखे थे सूर्य और आंसू की तरफ से। अगले दिन स्कूल जाते ही सूर्य कारू से कहता है, भाई तुझे क्या हो गया था? भाई तू मर तो नहीं गया था ना भाई? तभी आंसू भी वहां आ जाती है और कहती है, अरे तुम तो जिंदा हो, ठीक है फिर मैं तुम्हारा अम्ब्रेला लेके आ जाऊंगी। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम कारू को मिस्ट्री टनल के पास जाते हुए देखते हैं। बेशक उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था, पर वो हिम्मत करके उसके अंदर जाने लगता है और एक जगह रुक कर कहता है, ये कोई सपना नहीं है, ये सच में मोरासीमा टनल है। इसका मतलब मैं कैरन को वापस ला सकता हूँ। पर तभी आंसू वहां आ जाती है और कारू से इस जगह के बारे में पूछती है। घबराते हुए कारू आंसू का हाथ पकड़कर उसे उस टनल से बाहर ले जाता है। बाहर थोड़ी देर में ही दोपहर से आधी रात हो जाती है, जिसके बाद वो आंसू को सारी बात बताता है। ये मोरासीमा टनल है, इसका टाइम बाहर की दुनिया से अलग चलता है। अगर कोई इस टनल के आखिरी तक पहुंच गया तो कोई भी अपनी विश पूरी कर सकता है, लेकिन इसके बदले उसे अपने 100 साल गंवाने होंगे। ये सुनकर आंसू पूछती है, क्या तुम्हें वो मिला जो तुम्हें चाहिए था? फिर कारू कहता है, अभी तक तो नहीं, पर मैं यकीन से कह सकता हूँ वो जल्द ही मुझे मिल जाएगा। ये सुनकर आंसू उससे खुश हो जाती है और उससे एक डील करती है। वो कहती है, क्या तुम मेरे साथ काम करोगे? इससे कारू हैरान हो जाता है। फिर आंसू कहती है, कुछ ऐसा है जो मुझे भी चाहिए। जब हम दोनों का मकसद एक ही है, क्यों न साथ मिलकर टनल में चलें। फाइनली कारू भी उसकी बात मान लेता है। फिर सीन चेंज होता है और अगले दिन फिर से वो दोनों साथ मिलते हैं। आंसू कहती है, आज से हमारा ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू होगा। वो आगे कहती है, स्कूल के बाद हम रेल रोड क्रॉसिंग पर मिलेंगे और याद रहे हम दोनों इस टनल के बारे में किसी को नहीं बताएंगे। ये सीक्रेट बस हम दोनों के बीच में ही रहेगा। फिर कारू कहता है, तो प्लान क्या है? तब आंसू कहती है, चलो सबसे पहले टनल के अंदर और बाहर के टाइम डिफरेंस का पता लगाते हैं। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे से फोन पर बात करने लगते हैं। आंसू प्लान बताती है, तुम्हें टनल में चलते हुए मुझसे बात करते रहना होगा। अगर कैसे भी कॉल कट गया तो इसका मतलब कि तुम उस जगह पर पहुंच चुके हो जहां से टाइम अलग हो जाता है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए कारू आंसू से ये कहता है, क्या उसने अपने पिछले स्कूल में किसी को मारा था? तब आंसू कहती है, कोहारू पहले इंसान है जिस पे उसने हाथ उठाया है। फिर कारू कहता है, फिर तुमने उससे माफी क्यों नहीं मांगी? आंसू कहती है, लड़ाई कोहारू ने शुरू की थी तो माफी भी पहले उसे ही मांगनी पड़ेगी। तभी इसी बात के बीच कॉल कट हो जाता है। कारू जल्दी से एंट्रेंस की ओर भागता है और उसके बाहर आते ही आंसू उससे कहती है, 1 घंटा बीत गया है। कारू कहता है, कॉल डिस्कनेक्ट हो गया था जैसे ही मैंने उस फ्लावर दरवाजे को क्रॉस किया। फिर आंसू कहती है, ठीक जैसे मैंने सोचा था, चलो ऐसे ही इन्वेस्टिगेशन जारी रखते हैं। फिर सीन चेंज होता है और फिर से वो दोनों रेल रोड क्रॉसिंग पर मिलते हैं। आज वो दोनों ये पता लगाते हैं कि 3 सेकंड में बाहर की दुनिया में 2 घंटे हो जाते हैं, यानी 30 सेकंड में 20 घंटे।
1 घंटे में 100 दिन और 1 दिन में 6.5 साल। फिर अगले दिन वो ये पता लगाते हैं कि टनल के अंदर टेक्स्ट मैसेज जाते हैं कि नहीं, लेकिन इसमें भी टाइम डिफरेंस निकल के आता है। फिर अगले दिन वो बाहर से इस टनल का एग्जिट ढूंढने लगते हैं। उसे एग्जिट तो नहीं मिलता, पर कुछ और जरूर मिल जाता है। एक सीन में सूर्य कारू से कहता है, भाई ये क्या हो रहा है भाई, तुम दोनों आजकल इतना क्यों मिल रहे हो भाई, कहीं तुम दोनों डेट तो नहीं कर रहे ना भाई। इसी बीच हम कोहारू और आंसू को एक दूसरे से माफी मांगते हुए देखते हैं। फिर अगले एक्सपेरिमेंट में वो दोनों टनल के अंदर टेक्स्ट मैसेज के थ्रू फ्लावर दरवाजे के अंदर के टाइम डिफरेंस का पता लगाने की कोशिश करते हैं। कारू के अंदर जाते ही आंसू मैसेज भेज देती है, पर जैसे ही कारू पीछे मुड़कर देखता है वो चौंक जाता है, क्योंकि आंसू इधर से उधर टेलीपोर्ट हो रही थी। फिर आखिर में वो एक जगह डिप्रेस होकर बैठ जाती है। कारू शौक में होश में आते ही फ्लावर दरवाजे को क्रॉस करके बाहर निकलता है और उससे कहता है, मुझे माफ करना, मैंने थोड़ी देर कर दी, तुम ठीक तो हो ना। फिर आंसू कहती है, तुम्हारी गलती नहीं है, वैसे 60 घंटे हो चुके हैं और मैसेज का क्या हुआ। लेकिन कारू के चेक करने पर उसे कोई मैसेज नहीं मिलता और वो दोनों आज के रिसर्च को यहीं खत्म करते हैं। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जिसमें वो दोनों टनल के रिसर्च के लिए नहीं बल्कि घूमने निकलते हैं। वो दोनों पार्क में जाते हैं और इधर उधर की बातें करने लगते हैं। तभी आंसू कहती है, कारू मैंने तुम्हें कभी हंसते हुए नहीं देखा। कारू कहता है, ओह ऐसा क्या, वैसे तो तुम बहुत हंसती हो, बिल्कुल फुल ऑन कॉन्फिडेंट। तभी आंसू सीरियस होकर बोलती है, उस वक्त जब तुमने उस दरवाजे को क्रॉस किया मैं बहुत डर गई थी, मुझे लगा कहीं इस दुनिया से तुम्हारा लिंक ना टूट जाए। फिर चाहे मैं कितनी भी कोशिश करती तुम तक कभी नहीं पहुंच पाती, इसलिए मैं चाहती हूँ हम दोनों ऐसे ही बातें करते रहे, क्योंकि इस ज्वाइंट ऑपरेशन में हम दोनों पार्टनर हैं। ये सुनकर कारू आंसू को पीछे हटने को बोलता है, लेकिन आंसू अपने जिद पर अड़ी थी। उसे लगता है अगली बार उसकी विश पूरी हो जाएगी। तभी कारू उससे कहता है वो पहले इस जगह आ चुका है अपने मॉम डैड और अपनी बहन किरण के साथ। लेकिन आंसू इस बात से हैरान हो जाती है कि उसकी एक बहन भी है। तभी कारू अपनी बात कंटिन्यू करता है, वो एक पेड़ से गिरकर मर गई। वो हमेशा दूसरों की खुशी चाहती थी, पर एक दिन हम दोनों की लड़ाई हो गई और मैं थोड़ी देर के लिए बाहर चला गया और मैं जब वापस आया तो मुझे पता चला वो एक पेड़ से गिरकर मर गई। वो मेरे लिए एक बीटल पकड़ने की कोशिश कर रही थी, तभी ये हादसा हो गया। इसके बाद मेरे मॉम ने घर छोड़ दिया और मेरे डैड ने पीना शुरू कर दिया। हमारी फैमिली टूट चुकी थी। उसका पार्ट सुनकर आंसू समझ जाती है कि आखिर कारू को क्या चाहिए। कारू कहता है, हाँ तुमने सही समझा, मैं उस टनल की मदद से किरण को वापस लेके आऊंगा। फिर सीन चेंज होता है। फिर हम उन दोनों को टनल के अंदर देखते हैं। इस बार उनका गोल था 108 सेकंड के लिए उसके अंदर जाना। उस हिसाब से जब तक वो बाहर निकलेंगे उनका लॉन्ग वीकेंड खत्म हो चुका होगा और रियल लाइफ में भी इसका कोई खास इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे किसी रेस में स्टार्टिंग होता है वो दोनों भी अपनी पोजीशन ले लेते हैं और टाइमर लगाकर भागना स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ा भागने के बाद अचानक से कुछ पेपर आंसू के मुंह पर गिरते हैं और वापस जाने का टाइम ऑलरेडी हो चुका था। इसलिए कारू आंसू का हाथ पकड़ के उसे ले जाने की कोशिश करता है, पर वो बुरी तरह से फेल हो जाता है, क्योंकि आंसू चाहती थी कैसे भी करके उस पेपर को उठाना, ज्यादा टाइम बर्बाद न हो, इसलिए कारू भी उसकी मदद करने लगता है। फिर सारे पेपर कलेक्ट करके उसे लेकर बाहर भागता है। बाहर आके वो देखता है टाइम 108 सेकंड के पार हो चुका था। तभी आंसू उससे पेपर लेके कहती है, ये वो आखिरी चीज है जो मेरे दादाजी से जुड़ती है। इसके बाद कारू कहता है, यार सुबह के 4 बज रहे हैं, पता नहीं मेरे डैड क्या कहेंगे अगर मैं अभी घर गया तो। तभी आंसू कारू को उसके घर चलने का ऑफर देती है। दूसरे सीन में हम कारू को आंसू के घर में देखते हैं। कारू वहाँ इतनी सारी बुक देखकर बहुत इम्प्रेस होता है, पर वो एक नाम स्पेशली नोटिस करता है, मित्सुहाना शिरो, जो असल में आंसू का लास्ट नेम था। और जैसे ही आंसू रूम में आती है कारू इस बारे में उससे पूछता है तो वो कहती है, ये मेरे दादाजी का नाम है,
ये सुनकर कारू को लगता है शायद टनल में जो पेपर मिले थे वो आंसू के दादाजी के मांगा के थे। फिर कारू ये सोचता है शायद इन्हें आंसू ने ड्रॉ करे थे। कारू का जवाब इतना सही होता है कि आंसू भी हैरान हो जाती है कि आखिर उसे कैसे पता चला। तो कारू कहता है, हम जब पहली बार मिले थे तुम्हारे हाथ में वो एनवलप था, तुमने उसे ऐसे पकड़ा हुआ था जैसे वो तुम्हारी जिंदगी हो। साथ ही साथ यूतुसाई एक फेमस मांगा कंपनी है, ऊपर से तुम्हारे दादाजी भी आर्टिस्ट थे और तुम्हारे टेबल पर आर्ट का सामान रखा हुआ है। इसका साफ मतलब है तुम भी एक आर्टिस्ट हो। तब आंसू कहती है, हाँ तुमने सही कहा, वो ड्राइंग मेरी है और उस दिन मैं उन्हें एक पब्लिशर को भेजने वाली थी। आंसू फिर आगे कहती है, तुम्हें पता है इस इंडस्ट्री में 5,000 से भी ज्यादा मांगा आर्टिस्ट हैं और इतने कंपटीशन में आप कैसे टिक पाओगे। इसलिए मैंने उस दिन अपनी मांगा सबमिट नहीं की। मैंने हमेशा अपने दादाजी की मांगा पसंद की है, पर मेरी फैमिली उनसे नफरत करती थी। पता है क्यों? क्योंकि उनका काम कभी भी नहीं चला। आंसू फिर कहती है, पर इसके बाद भी उन्होंने ड्रॉ करना नहीं छोड़ा। जब वो मरे मेरी फैमिली की आंखों से एक भी आंसू नहीं निकला, क्योंकि शायद उनका एक बोझ कम हो गया था। जब मैंने कहा मुझे भी उनकी तरह आर्टिस्ट बनना है तो उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। उन्हें लगता है इससे मेरा मन बदल जाएगा। वैसे जो मांगा मुझे टनल में मिली थी वो पहली मांगा है जिसे मैंने ड्रॉ की थी। वो मांगा मेरे दादाजी को भी बहुत पसंद आया था, पर जब मेरे डैड को इसके बारे में पता चला उन्होंने इसे फाड़ के फेंक दिया। एक बात तो मैं समझ चुकी हूँ, अगर मुझे इस दुनिया में अपना नाम छोड़ना है तो मुझे एक फेमस मांगा आर्टिस्ट बनना पड़ेगा। उसकी ये सारी बातें सुनकर कारू भी समझ चुका था कि आखिर आंसू को ओराशिमा टनल से क्या विश चाहिए। वो उससे कहता है, आंसू ओराशिमा टनल तुम्हारे विश पूरे नहीं कर सकता। इस बात से भड़क कर आंसू कहती है, तुम अपनी बहन को वापस जिंदा करना चाहते हो और तुम कह रहे हो मेरी छोटी सी विश पूरी नहीं हो सकती। ये सुन कारू कुछ देर के लिए शांत हो जाता है और फिर आंसू से कहता है वो उसकी लेटेस्ट बुक को पढ़ना चाहता है। आंसू शुरू में बहुत मना करती है कि ये अभी अधूरा है, पूरा नहीं हुआ है, फिर वो फाइनली मान जाती है। उसकी मांगा पढ़ने के बाद कारू उसकी बहुत तारीफ करता है, जो सुनकर आंसू हैरान हो जाती है और उसे शुक्रिया कहती है। तभी कारू बोलता है, तुम्हारे पास बहुत ज्यादा टैलेंट है, तुम्हें ओराशिमा टनल की जरूरत नहीं है। ये सुनकर आंसू उसे नीचे गिरा देती है और कहती है, मुझे पता है तुम्हारे आगे मेरा विश कुछ नहीं है, तुम अपने विश पूरे करने के लिए कुछ भी सेक्रीफाइस कर सकते हो, पर मुझे भी उस टनल की जरूरत है। पर मुझे पता है जब हम अगली बार वहां जाएंगे तो अपने विश पूरे किए बिना नहीं लौटेंगे। फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें सूर्य आने वाले फेस्टिवल में उनके साथ चलने के लिए कहता है, पर कारू के मना करने पर वो फिर से अपना ड्रामा शुरू कर देता है। हाँ भाई, अब तो तू बड़ा आदमी हो गया ना भाई, अब तो हमारे साथ थोड़ी ना जाएगा भाई, अब तो तू उस लड़की के साथ जाएगा ना भाई। और फिर सच में फेस्टिवल में कारू को आंसू के साथ देखते हैं। वो दोनों उस फेस्टिवल में गाते हैं, घूमते हैं, एंजॉय करते हैं। जिसके बाद वो दोनों एक सीक्रेट जगह में जाकर साथ में फायरवर्क भी देखते हैं। वो ये बात कर रहे थे शायद वो जब उस टनल से बाहर आएंगे तब तक 100 साल बीत चुके होंगे। तभी आंसू कारू से टनल के अंदर जाने के डेट के बारे में पूछती है तो आरू जवाब देता है, हम 2 अगस्त को चलेंगे क्योंकि उस दिन करण की डेथ एनिवर्सरी है। फिर सीन चेंज होता है जिसमें हम कारू को ट्रेन से घर जाते हुए देखते हैं। तभी उसे आंसू का मैसेज आता है, उसमें लिखा था, आज के लिए शुक्रिया, बहुत मजा आया। पर जैसे ही कारू घर पहुंचता है उसे किसी तीसरे इंसान की आवाज आती है। वो जब दरवाजा के गैप से झांक कर देखता है तो उसे एक लेडी दिखाई देती है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है। फिर उसका बाप दरवाजा खोलकर उसे अंदर लेके आता है और उसे बताता है, कारू तुम सही वक्त पर आए हो, ये तुम्हारी नई माँ बनने वाली है। मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया, पर क्या करे, हम दोनों की टाइमिंग कभी मैच ही नहीं होती। लेकिन ये सब सुन के कारू को तो सदमा ही लग जाता है। वो वहाँ अंदर रखे अपनी बहन की तस्वीर की ओर देखता है, जिसके बाद वो बहुत गहरी सांस लेता है और अचानक उसकी तबीयत खराब होने लगती है। वो उल्टी करने लगता है और इस बात से तंग आकर उसका डैड उसे कमरे से बाहर फेंक देता है। फिर जैसे तैसे खुद को संभाल कर कारू अपने कमरे में आता है और रोने लगता है। जिसके बाद हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है। आंसू के बुलाने पर कारू उसे कैफे में मिलने जाता है। वहाँ आंसू उससे कहती है, तुम्हें याद है
जो मांगा तुमने पढ़ी थी, मैंने उसके बाद उसे एक पब्लिशर को भेजा था। वैसे मुझे कोई खास उम्मीद नहीं थी, पर आज सुबह ही मुझे एडिटर का कॉल आया था। उन्होंने कहा उन्हें मेरा काम पसंद आया है। ये सुनकर कारू कहता है, मुझे इसके बारे में ज्यादा तो नहीं पता, पर इसका मतलब तो यही है ना, तुम एक ऑफिशियल मांगा आर्टिस्ट बनने वाली हो। तभी आंसू कहती है, कुछ ठीक से कंफर्म नहीं है, क्या पता वो बाद में मना कर दे। पर ये सब सुनने के बाद कारू आंसू को मोटिवेट करने लगता है और उससे कहता है उसके अंदर टैलेंट है। तभी वेट्रेस उनके लिए खाना लेके आती है, जिस वजह से कारू की बात अधूरी रह जाती है। फिर आंसू कहती है, खैर जो भी हो, कल हम दोनों टनल में जा रहे हैं और ये डिसीजन फाइनल है। लेकिन कारू का कुछ और ही प्लान था और वो प्लान को आगे बढ़ाने को कहता है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग आंसू अभी रेडी नहीं थी। फिर सीन चेंज होता है, जिसमें हम उन्हें उसी स्टेशन पर देखते हैं जहां वो दोनों पहली बार मिले थे। और इस बार भी वहां अनाउंसमेंट होती है, इस बार भी ट्रेन देर से आएगी। तभी कारू वहां से एक फूल तोड़ कर लाता है और सेम उसी दिन के सीन को रिपीट करता है। बस फर्क इतना था, अब उसके हाथ में छाता नहीं, एक फूल होता है। उसके इस एक्ट से आंसू कंफ्यूज हो जाती है और आखिर में क्या हो रहा है समझकर उसका साथ देने लग जाती है। और इस एक्ट को रिपीट करने के बाद वो दोनों हंसने लगते हैं। आंसू कारू को कहती है, तुम हंसते हुए अच्छे लगते हो, इसलिए हंसते रहा करो। साथ ही साथ वो ये भी कहती है, मैंने अब तक तुम्हारा छाता वापस नहीं किया। तो कारू कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी सस्ता सा छाता था। इसके बाद हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है, जिसमें कारू अपने फोन से सारे मैसेज डिलीट कर देता है और हम उसे एक बैग के साथ देखते हैं। अगले दिन सुबह कारू की तरफ से कोई रिप्लाई न आने पर आंसू उसके घर चली जाती है, जहां कारू के डैड से उसे पता चलता है कि वो कल रात को कहीं चला गया है और अब तक घर नहीं आया। ये सुनकर आंसू हैरान हो जाती है और वहां से दौड़ते हुए जाने लगती है, क्योंकि उसे पता है कि कारू कहाँ गया होगा। भागते हुए वो उसके साथ बिताए सारे मेमोरी को याद करने लगती है और एक पत्थर से टकरा के उसी टनल के सामने जा गिरती है। तभी उसे कारू की तरफ से कुछ मैसेज आते हैं। उसमें लिखा था, जब तक तुम्हें ये मैसेज मिलेंगे मैं टनल के अंदर जा चुका होऊंगा। शायद तुम मुझसे गुस्सा होगी या शायद निराश या मुझसे दूर, पर तुम्हारे पास टनल में जाने की कोई वजह नहीं है। हम देखते हैं कारू सारे मैसेज भेज के अपना फोन वही टनल में फेंक देता है। उसका मैसेज कंटिन्यू होता है, तुम्हारे अंदर टैलेंट है और मैं उस दिन तुम्हारी मांगा पढ़ के ही समझ गया था। ऊपर से तुम्हें उस एडिटर ने कांटेक्ट किया था, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। अब मैं तुम्हें इस टनल की सच्चाई बताता हूँ। ये जो टनल है और इससे तुम्हारी कोई विश पूरी हो सकती है, ये असल में झूठ है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ से तुम अपनी खोई हुई चीजें पा सकते हो। अगर तुम मेरे साथ अंदर भी चलती तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलता। मैं माफी चाहता हूँ, मुझे इस तरह से जाना पड़ रहा है, पर मैं चाहता हूँ जब हजारों सालों बाद जब मैं बाहर आऊँ मुझे तुम्हारी मांगा पढ़ने को मिले। इन कुछ दिनों में मैंने तुम्हारे साथ बिताए पल को बहुत एंजॉय किया, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ अलविदा। ये मैसेज पढ़कर आंसू रोने लगती है और तभी बारिश भी होने लगती है। फिर वो कहती है, कायर 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 हो तुम, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। तुम सिर्फ खुद के बारे में सोच रहे हो, ऐसे बिना बताए जाकर बस कूल बनने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें पता भी है मैं क्या महसूस कर रही हूँ? सच तो ये है, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। उसके लिए मैं पूरी दुनिया छोड़ने को तैयार थी। दूसरी ओर हम देखते हैं कारू को टनल में 14.5 घंटे हो चुके थे, यानी कि बाहर की दुनिया में पूरे 4 साल साफ नजर आ रहा था। वो इतना चलते हुए काफी थक चुका था। वो आखिर में कैरन का नाम लेते हुए नीचे गिर जाता है। तभी उसे आगे एक रोशनी चमकती हुई दिखती है, जिसके बाद वो उसकी ओर बढ़ने लगता है। वहां पहुंचकर पता चलता है वो एक स्लाइड डोर है। उसे खोलते ही हर तरफ अंधेरा छा जाता है और जब कारू अपनी आंखें खोलता है वो खुद को एक रूम में पाता है। तभी रूम का दरवाजा खोलकर कैरन आती है। वो उससे कहती है, कमाल की बात है, तुम इतनी जल्दी उठ गए। फिर हम देखते हैं कारू भी एज में छोटा हो चुका था, जैसे ये कोई रियल नहीं बल्कि उसकी मेमोरीज हो। हालांकि उसे कुछ भी याद नहीं रहता। उसकी बहन उसके लिए बनाना जूस लाती है और कहती है आज डिनर वो बनाएगी। तभी कारू पूछता है
आखिर डिनर में क्या बनेगा? कैरन बताती है नूडल्स और राइस बॉल्स, जो सुनकर कारू हंसने लगता है क्योंकि कैरन को खाना बनाना नहीं आता था। लेकिन तभी उसकी नजर मिरर में पड़ती है और वो उसमें अपने आप को देखता है, जिससे उसकी याददाश्त वापस आ जाती है और फिर वो बड़ा हो जाता है। तभी एक और ट्विस्ट आता है। जो फोन कारू ने टनल में फेंक दिया था वो ठीक उसके सामने होता है और उसमें काफी सारे मैसेज आ रहे होते हैं। जब कारू फोन उठाकर देखता है वो मैसेज आंसू के होते हैं, वो मैसेज जो उसने डिलीट कर दिए थे। कारू को समझ में आ जाता है ओराशिमा टनल सारी खोई हुई चीजों को वापस लेके आ रहा है। पर हैरानी की बात तो तब होती है जब उसे आंसू के न्यू मैसेज दिखते हैं जो टनल के अंदर पॉसिबल नहीं है। इतने सालों में आंसू ने उसे बहुत से मैसेज भेजे थे जिसमें वो बताती है वो स्कूल से ग्रेजुएट हो चुकी है, उसे अपनी मांगा के लिए अवार्ड भी मिला है, उसे एक के बाद एक नई सीरीज में काम करने का मौका मिल रहा है। वो उन मैसेज में ये भी बताती है कारू के छाते में अब जंग लगने लगी है। इस मैसेज को पढ़कर कारू उदास हो जाता है। तभी कैरन रूम में वापस आती है। जब वो देखती है कारू को किसी का मैसेज आ रहा है और कारू जवाब नहीं दे रहा तो वो समझ जाती है शायद उसके किसी दोस्त के साथ लड़ाई हो गई है। जिसके बाद वो अपने भाई को समझाने लगती है ऐसे अपने दोस्तों से लड़ना नहीं चाहिए, वैसे भी तुम्हारे दोस्त कम है। फिर कारू ये कहता है मुझे परवाह नहीं, मेरे पास तुम हो कैरन। तो कैरन उससे कहती है मैं तो यहाँ हूँ ही, मुझे इस बात की खुशी है कि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो भैया, लेकिन मैं ये भी चाहती हूँ तुम मेरे अलावा किसी और लड़की के प्यार में गिरो ताकि हम तीनों मिलकर खुशी से रहें। ये सब सुनकर तो मानो हमारे कारू की सारे उलझने दूर हो जाती है और फिर वो अपना मन बना लेता है उसे क्या करना है। तभी उसे आंसू का मैसेज आता है और उसमें लिखा था तुम जिस दिन से गए हो मैं उस दिन से तुम्हारा रोज इंतजार कर रही हूँ। जिसके बाद कारू कैरन से कहता है मैं तुम्हारे साथ यहाँ रहना चाहता हूँ कैरन, पर फिलहाल एक लड़की है जिससे मुझे मिलना है। फिर कैरन भी उसे चेयर करने लगती है और कारू दरवाजा खोलकर वहां से चला जाता है। फिर सीन चेंज होता है। हम आंसू को देखते हैं जो कि अब बड़ी हो चुकी थी। वो अपने फोन में कारू के लास्ट मैसेज को देखते हुए कहती है क्या तुम वापस कभी नहीं आओगे। दूसरी ओर हम देखते हैं कारू टनल में भाग रहा होता है और आंसू का नाम बार बार रिपीट करते हुए उसके साथ बिताए हुए पल को याद करने लगता है जैसे आंसू ने किया था। टनल के बाहर वक्त तेजी से बीत रहा था। जिसके बाद कारू अपने फोन में कुछ टाइप करने लगता है और अचानक से नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। फिर सीन चेंज होता है जिसमें आंसू को किसी का मैसेज आता है। जिसके बाद हम उसे एक कैफे में देखते हैं। उसका कलीग उसे कहता है तुम्हें अब ब्रेक ले लेना चाहिए, तुम जब से इस मांगा इंडस्ट्री में आई हो तुम तब से काम करते ही जा रही हो, वैसे तुम इस छाते को अपने साथ क्यों लेके चलती हो, क्या ये तुम्हारा कोई लकी चार्म है। पर आंसू इस बात का कोई जवाब नहीं देती। तो उसका कलीग उसे आगे कहता है और छोड़ो बाकी काम, मैं देख लूंगा बाकी, तुम बस रेस्ट करो। जिसके बाद हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें आंसू ट्रेन के आने का इंतजार कर रही थी और हर बार की तरह इस बार भी ट्रेन लेट होती है। लेकिन तभी आंसू बहुत जोर जोर से रोने लगती है। वो कारू का नाम लेकर कुछ कहने की कोशिश करती है लेकिन उसके रोने के कारण उससे बोला नहीं जाता। तभी उसे किसी का मैसेज आता है। जब वो देखती है वो मैसेज किसी और का नहीं बल्कि कारू का होता है और उस मैसेज में लिखा था आई लव यू। जिसके बाद वो वहां से भागकर जाने लगती है रेलवे ट्रैक से होते हुए जंगलों के पार और फाइनली वो अपने मंजिल तक पहुंच जाती है कोराशिमा टनल पर। फिर सीन चेंज होता है और कारू अपनी आंखें खोलता है और सामने आंसू को पाता है। आंसू उसको बताती है पूरे 8 साल हो चुके हैं। ये सुनकर कारू कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। फिर आंसू कहती है तुम बहुत देर लगा रहे थे इसलिए मैं ही तुम्हें लेने आ गई। जिसके बाद वो दोनों किस करते हैं। किस पूरे 10 सेकंड तक चली, यानी कि 6.5 घंटे। जिसके बाद वो दोनों साथ में टनल से बाहर निकलते हैं। तब तक बाहर की दुनिया में 5 साल और हो चुके थे। कारू के लिए पूरे 13 साल और आंसू के लिए पूरे 5 साल। इतना वक्त इसलिए लग गया क्योंकि उसे कारू को काफी गहराई में जाकर ढूंढना पड़ा जिसमें घंटों
लग गए। तभी कारू कहता है काफी कुछ बदल गया होगा। फिर आंसू कहती है कम से कम हजारों साल तो नहीं बीते ना। फिर कारू आंसू को बताता है कि कैसे उसे टनल के अंदर उसे उसके न्यू मैसेज भी रिसीव हुए, जो कि पॉसिबल नहीं था। ये सुनकर आंसू मुस्कुराते हुए कहती है शायद वो मैसेज तुम्हें रिसीव नहीं हुए, लेकिन टनल ने तुम्हें लौटाए। टनल के अकॉर्डिंग शायद तुमने मुझे भी खो दिया था। जिसके बाद अचानक से बारिश शुरू हो जाती है और कारू नोटिस करता है आंसू के हाथ में उसका पुराना छाता है और वो दोनों उसका इस्तेमाल करने लगते हैं। इसी के साथ ये स्टोरी खत्म होती है।